नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। उधर माफिया मुख्तार मरा और इधर योगी ने वो किया जो आपने सोचा भी ना होगा। वो सबूत जो क्लियर कर देंगे कि मुख्तार हार्ट अटैक से मरा या जहर से, आज उनके बारे में बात होगी। मरने से पहले मुख्तार को क्या पता चल गया था कि वो अब बचने वाला नहीं है? वो ऑडियो टेप जिसमें मौत से पहले मुख्तार की दर्दनाक हालत का सच छिपा है। मुख्तार की मौत पर कौन आंसू बहा रहा है, कौन जश्न मना रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। कौन कौन से नेता भी आंसू बहा रहे हैं यह भी बताऊंगा। सीएम योगी का डंडा चला तो कैसे डॉन मुख्तार व्हीलचेयर तक पहुंचा, इसकी अनसुनी कहानी लेकर आया हूं। मुख्तार अंसारी की वो जिंदगी जो उसे मसीहा बताने वालों का एजेंडा फेल कर देगी, वो भी आज आपको देखनी चाहिए। फिर बात होगी कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी तैयार है क्या। देखिए वो चेहरा कौन है। ईडी ने आज ऐसा क्या पूछ लिया जिसका जवाब नहीं दे पाए केजरीवाल। चुनाव से पहले कांग्रेस को नया झटका, 1700 करोड़ का लगेगा फटका, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी के बागपत में गठबंधन के साथी बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। बताया जा रहा है कि गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें आरएलडी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। इसी के बाद कहासुनी शुरू हो गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ईडी ने खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए शिवसेना उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को दूसरा समन जारी किया है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 8 अप्रैल को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया। इससे पहले किए गए समन पर अमोल कीर्तिकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खिचड़ी घोटाला कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों को खिचड़ी बांटने से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के जलगांव में शिव जयंती यात्रा पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पथराव में पुलिस वालों समेत 5 से 6 लोग घायल हुए। पथराव के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और इस मामले में पुलिस ने अभी तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 फरार संदिग्धों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने दोनों संदिग्धों की फोटो भी जारी की है। एक संदिग्ध की पहचान अब्दुल मतीन के तौर पर हुई है। एनआईए के मुताबिक अब्दुल मतीन हिंदू नाम से फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा है। एनआईए को शक है कि दोनों फर्जी पहचान की मदद से छिप रहे हैं। एनआईए ने कल ही ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी की मुसीबत और बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक शिकायत भेजी थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि उधर माफिया मुख्तार मरा और इधर योगी ने वो किया जो सोचा ना होगा। मुख्तार की मौत पर कौन आंसू बहा रहा है, कौन जश्न मना रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी है। और इस पूरे मामले में मौत हार्ट अटैक से हुई या जहर से, इसको लेकर क्या सबूत दिख रहे हैं, सबसे पहले इसका जवाब। पाठशाला में सबसे पहले मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। बड़ी खबर यह आ रही है कि आज देर रात गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। मुख्तार के परिवार का दावा है कि कल वो शव को सुपुर्दे खाक करेंगे, दफनाएंगे। कल सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। बांदा से भारी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी का शव लाया जा रहा है और शव के काफिले के साथ बेटे उमर की गाड़ी भी चल रही है। यानी अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी का जो शव है वो घर पहुंच सकता है और कल सुबह उसे दफनाया जा सकता है। मनीष यादव हमारे सहयोगी मुख्तार के काफिले के साथ चल रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। पहले मनीष के साथ चलते हैं। मनीष, मुख्तार का ये शव, ये काफिला कहां तक पहुंच गया है? आप तो बिल्कुल काफिले के साथ चल रहे हैं।
देखिए, अभी प्रयागराज को क्रॉस कर रहा है ये काफिला और यहां से जो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय और लगेगा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचने में, जहां पर मुख्तार का पैतृक गांव है और जहां पर अंतिम संस्कार होना है। चूंकि पोस्टमार्टम में देरी हुई, ऐसे में देरी से सब रवाना हुआ और पुलिस को मशक्कत भी बीच बीच में करनी पड़ रही है क्योंकि कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। ऐसे में जो पुलिस एस्कॉर्ट चल रही है उसकी जिम्मेदारी भी है कि कहीं भी भीड़ न जमा होने पाए। अगर कोई वाहन इस काफिले में घुसने की कोशिश करता है तो उसको भी हटाया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से पूरा बंदोबस्त पुलिस ने संभाल रखा है। थानों को अलर्ट किया गया था, जहां जहां से काफिला होकर गुजर रहा है संबंधित थाने के पुलिस इंस्पेक्टर भी काफिले के साथ मौजूद हैं। तो जिस रफ्तार से अभी ये काफिला चल रहा है उससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 11:30 से 12 तक ये काफिला मोहम्मदाबाद पहुंचेगा। और चूंकि जो मुख्तार के भतीजे हैं उन्होंने पहले ही फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दे दी है कि सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब्बास अंसारी की तस्वीर साफ हो गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। आप कह रहे हैं रात 11:30-12 बजे तक ये काफिला पहुंच सकता है। गाजीपुर चलते हैं जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि वहां गाजीपुर में आशुतोष क्या तैयारी है, वहां पर क्या रिएक्शन है मुख्तार की मौत को लेकर और वहां पर क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, गाजीपुर की बात करें तो मोहम्मदाबाद का इलाका है। मोहम्मदाबाद के इलाके में फाटक कहा जाता है, जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है और वहां पर सुबह से ही जो लोग हैं वो जमा थे। हालांकि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि कल सुबह तक लगभग 10 बजे के आसपास उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तब जाकर कहीं लोग हैं वो अपने घरों की ओर वापस अब लौट रहे हैं। इसके साथ अगर तैयारियों की बात करें तो जो कालीबाग का जो कब्रिस्तान है वहां पर जो उनकी कब्र है तैयार कर ली गई है और माना यह जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो उनका पार्थिव शरीर होगा वो फाटक पर पहुंचेगा। इसके बाद उसको अंतिम दर्शन के लिए वहां पे रखा जाएगा और सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जो जनाजे की नमाज होती है उसको अदा की जाएगी और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखना यह है कि क्या जो शव यात्रा शुरू होगी उनका जब जनाजा निकलेगा तो क्या कुछ लोग, जो भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है या फिर कुछ सीमित संख्या में ही जो लोग होंगे उनको इस जनाजे में इसको भी हम लगातार दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल पार्थिव शरीर मुख्तार अंसारी का बस पहुंचने वाला है और उस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। यूपी में जिन माफिया और डॉन की तूती बोलती थी वो योगी राज में एक एक करके खामोश हो रहे हैं। पहले अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जिंदगी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। ये दोनों वो चेहरे हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता था कि यूपी में इनके एक इशारे पर बवाल मच जाया करता था, इनके एक हुक्म पर सत्ता हिल जाया करती थी। लेकिन जब ये दोनों खामोश हुए तो यूपी में बॉस आज की डेट में एक पत्ता तक नहीं हुआ और यह हुआ योगी राज। अतीक की मौत के बाद भी यूपी की सड़कें खामोश थी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी किसी की माहौल बिगाड़ने की हिम्मत नहीं। आज यूपी में जुमे की नमाज के दौरान भी कोई अनहोनी नहीं होने दी गई। ये यूपी में योगी सरकार का आप प्रभाव देखिए। पहले वाले हालात होते तो पता नहीं आज क्या हुआ होता, लेकिन आज किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि वो मुख्तार की मौत के नाम पर भड़काने के लिए उतर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इन बड़े बड़े माफिया के गुर्गे भी बिल में छिप गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन माफिया की मौत पर कोई थोड़ी भी बदमाशी दिखा सके, क्योंकि सबको पता है कि यूपी में ऐसी सरकार है जो माफिया की गर्मी निकाल देती है। मुख्तार अंसारी का चैप्टर उसे दफन करने के साथ ही क्लोज हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर शाम को करीब 5 बजे एक एम्बुलेंस बांदा से निकला। एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी और मुख्तार के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी मौजूद है। एम्बुलेंस में पुलिसकर्मी भी है और अभी हमने आपको अपडेट दिया कि रात 11:30-12 बजे तक ये गाजीपुर पहुंच जाएगी एम्बुलेंस। मुख्तार अंसारी के शव को लेकर गाजीपुर आ रहे काफिले में पुलिस की 2 गाड़ियां और एक ट्रक आगे चल रही है। इसके अलावा 3 और गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस के पीछे चल रही हैं, जिसमें 2 गाड़ियां अंसारी परिवार की। मुख्तार अंसारी को जिस रूट से लाया जा रहा है वो 400 किलोमीटर लंबा रूट है। मुख्तार अंसारी को बांदा से चित्रकूट और फिर चित्रकूट से प्रयागराज के रास्ते भदोई और वाराणसी से होते हुए गाजीपुर लाया जा रहा है। और इतने लंबे रूट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यह वो कब्र है जो खोद दी गई है।
ये कब्रिस्तान मुख्तार के पुश्तैनी मकान के पास ही स्थित कालीबाग कब्रिस्तान है। यहां मुख्तार की कब्र खोदी जा चुकी है और इसी कब्रिस्तान से हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले में गाजीपुर में स्थिति बनी हुई है। गाजीपुर का ये जो पुश्तैनी उनका जो एक कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो कब्र है वो खोदी जा रही है। लगभग जो आधी कब्र है वो तैयार भी कर ली गई है। हम आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये कब्र है वो तैयार की जा रही है। सुबह से ही लगभग 2 से 3 जो लोग हैं वो इस कब्र को खोदने में जुटे हुए हैं। अगर इस कब्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये लगभग 7.5 फीट ये कब्र लंबी है। इसके अलावा 3.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई बताई जा रही है और जो गहराई है वो लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास इसको खोदा जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस सुपुर्दे खाक का जो पूरा प्रोसेस होगा उसके लिए खुद जो मन्नू अंसारी है वो सुबह से ही यहाँ पर जमे थे। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कब्र खोदी जा रही है इसके ठीक सामने आप ये जो कब्र देख रहे हैं ये इनके पिता की कब्र है और इसके बगल में जो कब्र है ये इनकी, ये जो आप कच्ची ये कब्र देख रहे हैं मिट्टी वाली कब्र, ये इनकी माता की कब्र है। इसके साथ ही अगर दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लाइन से आप जितनी कब्र देखेंगे ये इनके परिवार के सदस्यों की है। तो जिस कब्रिस्तान में इनके जो सभी पुरखे हैं जिनको दफन किया गया है उसी के ठीक बगल में मुख्तार अंसारी को भी यहाँ पर दफन किया जाएगा। यानी मुख्तार अंसारी के लिए कब्र खोद दी गई है। वैसे तो कानून की किताब के पन्ने मुख्तार के गुनाहों से भरे पड़े, न जाने कितने ही परिवार को उजाड़ने का दोष मुख्तार अंसारी पर, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थन में उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग। उनके लिए तो मुख्तार अंसारी मसीहा जैसा था। एक बार गाजीपुर में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट भी देखिए, फिर आपको उन पीड़ित परिवारों की खुशी दिखाऊंगा जिन पर मुख्तार ने जुल्म बरसाए थे। आज वो लोग कैसे जश्न मना रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। पहले गाजीपुर से ये रिपोर्ट देखिए। चाहने वाले हैं उनके, सब उनके चाहने वाले हैं। जी। तो क्या आप लोगों को ऐसा वो देते थे, करते थे कि आप लोग इतना चाहते हैं उन्हें? हम लोग के बहुत किए हैं हम लोग। हाँ? गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा थे। मसीहा। क्या ऐसा करते थे वो? करीब थे। हाँ? दिल के करीब थे, बहुत दिल के करीब थे। जी सर। वजह? लोगों से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, अच्छा। अपनी जनता के बीच में रहते थे, हाँ। उनका काम करते थे। कहते थे वो तो उनको देख के तो लोग कांपने लग जाते थे, डर लगता था लोगों को कि इतना बड़ा माफिया है और सामने खड़े हो जाए तो लोगों की पतलून गीली हो जाती हैं है सर, हाँ? विरोधी कहते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने यहाँ से अलग जाए। लोग इतना छोटे छोटे थे तो वो आते थे तो 10-10 रुपया देते थे बच्चों को भी। अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए, इससे ज्यादा आपको क्या बताया जाए। तो यहाँ रहते हम सबके पूरा कस्बा के, अरे हम यहाँ के लोगों को छोड़िए, पूरे देहातों के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि वो कैसे थे। लेकिन बाहर के लोग जो देखते हैं उनको तो राजनीति है वो तो करबे करेंगे। जब नजदीक जो रहता है वो जानेगा कि मुख्तार अंसारी क्या थे। हमारी बेटी की शादी हुआ था, वो पैसा देकर बहुत मदद किए थे। अच्छा, हम अम्मा का तबीयत खराब था, पैसा देकर बहुत मदद किए थे, उनको बहुत मदद थे। आँख में से आंसू नहीं गिर रहा है सर, खून गिर रहा है आज। लेकिन अभी एक चीज मैं बता रहा शेर को हार्ट अटैक आता है, कभी नहीं आता है। शेर होता है, वो मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है, मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है। अब 2 शेर पैदा करके गए हैं, 2 शेर पैदा करके गए हैं। हम लोग को अभी भी अभिमान है, वो मरे नहीं, हम लोग के लिए जिंदा है, हमेशा जिंदा हूँ। गौतम, आप देख सकते हैं कि हमको छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से डॉक्टर ने कहा है कि हुई है। डॉक्टर दिख गए, डॉक्टर दिख गए। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये साजिश है? ये तीसरा हाल दिया गया। ये गाजीपुर का हाल है। वो व्यक्ति जिसे अभी हाल ही में सजा हुई मौत के मामले में, हत्या के मामले में, वो उनके लिए मसीहा है। वो कह रहे, कोई कह रहा है 10 रुपए दे देते थे, कोई कहता था बेटी के शादी में पैसा दे देते थे। वो ये देखने को तैयार नहीं है कि उस व्यक्ति पर कितने संगीन और गंभीर अपराध के आरोप लगे हुए, आरोप नहीं, दोषी साबित हुए। कह रहे हैं शेर को हार्ट अटैक नहीं आता है।
इधर मुख्तार के चाहने वाले उसके लिए आंसू बहा रहे, उधर मुख्तार के जुल्म के पीड़ित खुशी मना रहे। कृष्णानंद राय की पत्नी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि सालों बाद इंसाफ हुआ। बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार पर ही लगा था, इसलिए मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय के परिवार ने खुशी जताई। एक बार सुनिए कृष्णानंद राय का परिवार कैसे खुशी मना रहा है, फिर बताता हूं कि क्या मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी उसके जनाजे में शामिल होगी या नहीं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जो गूंज होगी, मेरी माताजी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो गूंज होगी उसकी वो बहुत दूर तक जाएगी, और आज उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। मुख्तार के जुल्मों का शिकार मन्ना सिंह का परिवार भी हुआ। यूपी में मऊ में रहने वाले ठेकेदार मन्ना सिंह को 2009 में दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मन्ना सिंह के परिवार ने मुख्तार के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुख्तार की मौत पर आज मन्ना सिंह के परिवार ने भी खुशी जताई। एक बार इस पीड़ित परिवार को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कई परिवारों को उजाड़ने वाले मुख्तार के परिवार के साथ आज क्या हो रहा है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। हमको भगवान पे बहुत उम्मीद है, और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो सब हुआ है। मेरी जिंदगी मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। मुख्तार अंसारी धमकी दिए थे आपके पति को, इसकी सूचना मिली थी आपको? जी, हमको मिली थी सूचना। फोन आता था और हम नंबर देखते थे, लेकिन मेरे पति उठाने नहीं देते। उनको ये थे कि काम छोड़ दो, अपने हिसाब से रहना सीखो, हर चीज मतलब यही सब था, नहीं तो हम मरवा देंगे, मार देंगे। मारने मरवाने की बातें करने वाला कुछ लोगों को अगर आर्थिक मदद कर दे तो उनका मसीहा हो सकता है, लेकिन कहलाएगा वो माफिया, वो डॉन, वो अपराधी ही। कई परिवार मुख्तार का शिकार हुए और आज मुख्तार के परिवार की भी हालत खराब है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसके बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अभी कासगंज जेल में बंद है। उसने जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो पाई। अब खबर है कि अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी है, इसलिए अब्बास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया है और जल्द सुनवाई की मांग की। मुख्तार अंसारी को कल दफना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि मुख्तार के जनाजे में उसकी पत्नी अफशा अंसारी होंगी या नहीं, या फिर अफशा अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पति के जनाजे से किनारा कर लेगी। पिछले साल प्रयागराज में अतीक अहमद के जनाजे में उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन भी नहीं आई थी, ना ही उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी। ठीक उसी तरह माफिया मुख्तार के जनाजे में भी उसकी फरार बीवी अफशा अंसारी शामिल होंगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाइस्ता और अफशा की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। दोनों ही इस वक्त फरार हैं। दोनों पर आरोप है कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभाल रही हैं। जैसे अफशा अंसारी साल 2022 से फरार है, उस पर 75,000 का इनाम तक घोषित है। अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रंगदारी मांगने के आरोप में कुल 11 केस दर्ज है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वो सह आरोपी है। ईडी के डोजियर के मुताबिक अपराध से हुई कोई कई सौ करोड़ की कमाई में अफशा शामिल रही है। जांच में यह बात भी सामने आई कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में अफशा शामिल थी। ईडी ने जो डोजियर तैयार किया है उसके मुताबिक अफशा अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल रही। क्योंकि अपने गुनाह की वजह से मुख्तार को एक लंबा वक्त जेल में काटना पड़ा, इसलिए मुख्तार की गैर मौजूदगी में अफशा ने ही उसके गैंग की कमान संभाली, जैसे अतीक अहमद की पत्नी संभाल रही है। ऐसा माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशा अंसारी के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशा IS-191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच उसकी मौत की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। बांदा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने आज जांच के आदेश दिए। जांच के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच सौंपी गई है। 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा। यानी सवाल तमाम उठाने वाले लोग उठा सकते हैं, लेकिन दिखता यही है भाई, पोस्टमार्टम परिवार के सामने करवाया गया, जांच हो रही है और तुरंत मदद पहुंचाने के लिए जब मदद की गई तो उसके लिए भी उसकी भी तस्वीरें सामने। मुख्तार का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन मुख्तार के बारे में आपको और बताना है। पाठशाला में अगली क्लास वो सबूत जो क्लियर कर देंगे मुख्तार हार्ट अटैक से मरा या जहर से। मरने से पहले मुख्तार को क्या पता चल गया था कि वह बचेगा नहीं? वो ऑडियो टेप जिसमें मौत से पहले मुख्तार की दर्दनाक हालत का सच है, अब इसके बारे में देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत आपने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। मुख्तार का परिवार अलग अलग आरोप लगा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट की अपनी दलील है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि भाई हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने बताया। मुख्तार पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसे जनवरी 2018 में हार्ट अटैक आ चुका था। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत फिट था, चलता फिरता आदमी था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ये कैसे हो सकता? पहले हार्ट अटैक आ चुका था। दूसरी थ्योरी, जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 25 मार्च को देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी करवाया गया था उसको, और 26 मार्च को परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। 28 मार्च को बेटे से बातचीत में जहर देने का भी जिक्र है। तीसरी थ्योरी, खराब सेहत। मुख्तार से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की उसे बीमारी थी। पिछले कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। 18 मार्च तक रोजा रख रहा था, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। मुख्तार अंसारी की जहर वाली थ्योरी की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि मुख्तार अंसारी से लेकर उसका पूरा परिवार जेल प्रशासन पर खाने में जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। यह बात मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में लिखे गए एप्लीकेशन में भी कही थी। इस एप्लीकेशन में मुख्तार ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि 19 मार्च 2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई है। इसमें आगे लिखा था कि पूर्व में भी बांदा जेल में 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। बाद 28 मार्च की रात को मुख्तार की मौत हो जाती। इन 2 दिनों में मुख्तार के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई? जेल प्रशासन पर जहर देने के आरोप के बाद 24 मार्च 2024 को बांदा जेल के जेलर और 2 जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। 25 मार्च की देर रात करीब 2:30 बजे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को अचानक पेट में दर्द हुआ। इसके बाद उसे 26 मार्च 2024 की सुबह 5:30 बजे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार के पेट दर्द का कारण पिछले 4-5 दिन से कब्ज बताया गया। इलाज कराने के बाद 26 मार्च की ही शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी दोबारा जेल आ गए। मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने जानबूझकर मुख्तार अंसारी का इलाज किए बिना अस्पताल से जेल भेज दिया, जबकि जेल भेजने से पहले मुख्तार के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। 26 मार्च को अस्पताल से जेल भेजने के दौरान मुख्तार अंसारी का लुक पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। इसमें मुख्तार अंसारी के बाल और मूछें नहीं थे। इस लुक को देखकर बहुत से लोग मुख्तार को पहचान ही नहीं पाए। इस लुक पर मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है 26 मार्च को मुख्तार के ऑपरेशन की वजह से बाल और मूछें काटी गई थी, लेकिन ऑपरेशन करने के बजाय मुख्तार को जेल भेज दिया। इस बारे में हमारे साथी विद्यानाथ झा ने मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी से बात की। इसके बाद आपको मुख्तार अंसारी की आखिरी यानी 28 मार्च को असल में उसके साथ 28 तारीख को क्या हुआ था ये बताऊंगा। 100% साजिश से सब कुछ हुआ है। कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है। अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सब भी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो। वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और 2 ही दिन बाद वो ये सामने आया।
मुख्तार के बड़े भाई की थ्योरी के मुताबिक इलाज में कमी की वजह से मुख्तार की मौत हो गई, जबकि परिवार के दूसरे लोग जहर वाली साजिश का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 28 मार्च को मुख्तार की मौत कैसे हुई, यह भी समझिए। 28 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे मुख्तार ने खिचड़ी खाई। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे कहा जा रहा कि तबीयत फिर बिगड़ गई। करीब 3:30 बजे जेल में ही 3 डॉक्टर्स ने मुख्तार का चेकअप किया। इसके बाद रात 8:15 बजे मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार अंसारी को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। अस्पताल में 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई। जेल कर्मियों के मुताबिक अस्पताल जाने से पहले ही जेल में ही मुख्तार को उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश भी हो गया था। मौत से पहले उल्टी और बेहोशी की वजह से अंसारी परिवार ने इस बात को इस तरह से प्रचारित किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि यह आरोप पहली बार नहीं लगाया गया, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके बेटे उमर अंसारी ने बांदा के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखी थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया है। इस एप्लीकेशन पर में बार बार मुख्तार को जहर देने की बात है। मुख्तार के बेटे ने इस मौत को साजिश बताया। एप्लीकेशन के आखिरी पेज में उमर अंसारी ने मुख्तार की मौत को सुनियोजित साजिश का बताते हुए आरोप लगाया। इस एप्लीकेशन में मुख्तार का पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज के बजाय दिल्ली के एम्स अस्पताल में करवाने की मांग की गई। सुनिए मुख्तार के बेटे का क्या कहना है। इसके बाद मुख्तार की मौत की असली वजह भी बताऊंगा। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाते। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया, 100 को देखकर किसी तरह का संदेह। देखिए मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है। मुख्तार को जहर देने के आरोप के बीच सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर मिली, और बड़ी खबर यह दावा कर रही है कि कार्डियक अरेस्ट से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट कह रही है कि हार्ट अटैक ही मौत की वजह है। मुख्तार का पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज में आज ही हुआ। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह का असली सच जानने के लिए बांदा कोर्ट के सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस मामले पर अब बांदा की अपर सीजेएम गरिमा सिंह जांच करेंगी। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सबमिट करने के लिए आदेश दिया गया है। इसके लिए प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां अपर सीजेएम को 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस रिपोर्ट से मुख्तार की मौत का सच सबके सामने आ जाएगा। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट के लिए जेल के अंदर के सीसीटीवी से लेकर दूसरे कैदियों और जेल स्टाफ से बात की जाएगी, क्योंकि मुख्तार जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी में रहता था, इसलिए जहर देने की बात नामुमकिन सी लगती है। मुख्तार अंसारी को 10/12 के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। भाई 46 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी हो रही है। बांदा जेल में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी लखनऊ से होती है। बॉडी माउंट कैमरों से लैस जेल कर्मी उसकी बैरक के आसपास तैनात रहते थे, मतलब जिनके बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जेल कर्मियों पर भी पूरी नजर रखी जाती है। उसे वही खाना दिया जाता था जो बाकी 900 बंदी खाते हैं। इसके अलावा मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता था,
इसके बाद ही उसे खाने को दिया जाता था। इसके बाद भी अगर मुख्तार के परिवार को जहर देने का शक है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से पोस्टमार्टम की अर्जी लगा सकते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवालों के बीच वैसे ही राजनीति हो रही है जैसे माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत पर। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां और नेता इसे जेल के अंदर हत्या बता रहे हैं और मुख्तार की मौत पर माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। राम गोपाल यादव ने कहा, लोगों को जेल में जाने से डर लगने लगा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, लोग अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा, मुख्तार अंसारी की मौत संदेह के घेरे में है, जांच होनी चाहिए। जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक बार सुनिए अखिलेश की पार्टी के नेता मुख्तार की मौत पर क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा मुख्तार पर सियासी आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी ने जब से सियासत में कदम रखा, कभी ना कभी या इन पार्टियों के साथ संबंध रहा या मुख्तार को इन पार्टियों से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ मुख्तार अंसारी की तस्वीरें बता रही हैं कि कभी मुलायम फैमिली माफिया मुख्तार के कितने क्लोज थे। वहीं मायावती से मुख्तार अंसारी के करीबी संबंध भी जग जाहिर थे। मायावती ने कभी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को गरीबों का मसीहा तक बताया था। मुख्तार जब तक जेल से बाहर था तो इन पार्टियों से सीधे संपर्क में थे। जब मुख्तार जेल चला गया तो उसके परिवार को विपक्षी पार्टियों से संरक्षण मिलता रहा। मुख्तार अंसारी और उनकी फैमिली का यूपी की सियासत में कितना दबदबा था, आप वो भी देखिए। मुख्तार अंसारी ने पहला चुनाव 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीता था। 2009 में भी मायावती ने मुख्तार अंसारी को लोकसभा का टिकट दिया। 2017 में मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बीएसपी में हो गया। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी सीपीआई के कद्दावर नेता रहे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से टिकट दिया। इससे पहले अफजाल अंसारी 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। अफजाल अंसारी 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी से ही सांसद रहे। 2019 में अफजाल अंसारी बीएसपी की टिकट से संसद पहुंचे। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिबगतुल्ला अंसारी 2007 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सपा सुभासपा गठबंधन से विधायक, जबकि मुख्तार का भतीजा सुहेब अंसारी 2022 से समाजवादी पार्टी के विधायक। जो नेता आज मुख्तार अंसारी की मौत पर हमदर्दी जता रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि मुख्तार अंसारी ने माफिया रहते हुए 2100 करोड़ का अवैध कारोबार खड़ा किया। मुख्तार अंसारी पर अलग अलग राज्यों में 65 केस दर्ज थे, जिसमें से हत्या के 18 मामले। 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई। पिछले 9 महीने में 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से जेल में बंद। मुख्तार अंसारी पर इतने केस होने के बाद भी उसकी मौत पर यूपी की सियासत में हाय तौबा मची हुई। सभी विपक्षी पार्टियां मुख्तार को लेकर ऐसा दिखा रही हैं जैसे कि उनकी पार्टी के नेता के साथ कुछ गलत हुआ है। मुख्तार से इतनी करीबी क्यों दिखाई जा रही है, उसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहला है मुख्तार के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लेना। दूसरी वजह है मुख्तार अंसारी से पुराना पॉलिटिकल कनेक्शन। और तीसरी वजह है मुख्तार के बल पर मुस्लिम वोट बैंक को साधना। यह मुस्लिम वोटों का ही चक्कर है कि मुख्तार के मामले में ओवैसी भी कूद गए, जिनका ना तो यूपी से कोई कनेक्शन, ना मुख्तार के मामले से कोई लेना देना। लेकिन लोकसभा चुनाव है
और यूपी में भी ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अतीक या फिर मुख्तार जैसों पर बोलने से मुस्लिम वोट उनके पाले में आ जाए। जिस तरह से ओवैसी अतीक अहमद की मौत पर सवाल उठा रहे थे, उसी तरह मुख्तार की मौत को मुद्दा बना रहे हैं। सुनिए एक बार ओवैसी को भी। मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट यूपी लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि मुख्तार के बहाने पूरे यूपी में मुसलमानों के बीच एंटी बीजेपी सेंटीमेंट खड़ा किया जाए और मुसलमान वोट बिखरने से रोका जाए। इंडी गठबंधन की कोशिश होगी कि मुसलमान वोट लोकसभा चुनाव में एकमुश्त रहे और बीएसपी समेत दूसरी पार्टियों में न बटे। उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुस्लिम है, 24 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं। इंडी गठबंधन की कोशिश रहेगी कि इन सीटों पर मुख्तार के मुद्दे को जोर शोर से पुश किया जाए। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पूर्वांचल में, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। मुख्तार अंसारी का पर्सनल इंपैक्ट पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर ज्यादा है, जिसमें बलिया है, जौनपुर है, घोसी है, गाजीपुर है और सोनभद्र है। पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी का डंडा चला और कैसे डॉन मुख्तार व्हीलचेयर तक पहुंचा, उसकी अनसुनी कहानी भी बताता। मुख्तार अंसारी की वो जिंदगी जो उसे मसीहा बताने वालों के एजेंडे को फेल कर देगी। माफिया मुख्तार अंसारी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी गुंडाई, दबंगई और टेरर के किस्सों की आज भी चर्चा होती है। मुख्तार अंसारी कैसे माफिया बना और कैसे वो पूर्वांचल का क्राइम किंग बना, वो आपको बताता हूं। मुख्तार अंसारी वो माफिया था जिस पर यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का भी आरोप लगा था। बात साल 2005 की है, जब मऊ में दंगे हुए थे। उस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक था। दंगों के बाद जब मऊ में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद भी मुख्तार अंसारी खुली जीप में AK-47 से लैस होकर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमता था। तस्वीरें देखी। मुख्तार अंसारी की यह तस्वीर उसके रसूख और दबंगई का प्रतीक बन गई थी। यह मुख्तार की माफियागिरी का चरम था और यहीं से योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच पहली बार तनाव शुरू हुआ। मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का संकल्प गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने लिया। दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ मऊ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट इलाके में घेर लिया गया, माफ कीजिएगा, रोक दिया गया। इस घटना के 2 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। आजमगढ़ में भी मुख्तार अंसारी का दबदबा था। 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ के DAV कॉलेज के मैदान में योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 40 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए निकले। योगी आदित्यनाथ लाल रंग की SUV में बैठे थे, जो काफिले के 7वें नंबर पर चल रही थी। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते योगी के काफिले में 100 से ज्यादा कार और बाइक्स जुड़ गई। आजमगढ़ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला शुरू हो गया। एक पत्थर योगी आदित्यनाथ की लाल रंग की कार पर भी लगा, लेकिन कार में योगी नहीं थे। योगी आदित्यनाथ पहले ही गाड़ी बदल चुके थे, इसलिए वो हमले में बच गए। यह हमला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने के लिए किया गया था। हमले का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर लगा। यह था मुख्तार अंसारी का दबदबा कि उसने एक सांसद पर हमला करवा दिया था, और मुख्तार का असर यह था कि 2019 तक इस मामले की जांच पूरी ही नहीं हो पाई थी। 2005 के मऊ दंगों के बाद मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया बनने लगा। लोग उसे जानने लगे और उसी दौरान योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ। ये सारी घटनाएं मुख्तार के रसूख की गवाही देती। लेकिन मुख्तार अंसारी के क्राइम कैरियर का सबसे बड़ा कांड कृष्णानंद राय हत्याकांड था। कृष्णानंद राय साल 2002 के विधानसभा में मऊ की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक चुने गए। उस समय कृष्णानंद राय बीजेपी में थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीत लिया। अपने भाई की हार को मुख्तार अंसारी ने अपनी हार के तौर पर देखा
और उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी लगातार कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। कृष्णानंद राय को पता था कि मुख्तार उन पर हमला कर सकता है, इसलिए कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ कार से चलते थे। लेकिन साल 2005 में मुख्तार अंसारी ने मऊ दंगा मामले में सरेंडर किया और गाजीपुर जेल भेज दिया गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय थोड़े निश्चिंत हो गए और सामान्य कार से भी सफर करने लगे। इसी लापरवाही की वजह से कृष्णानंद राय की हत्या, एक सिटिंग विधायक की हत्या से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। कृष्णानंद राय को 29 नवंबर 2005 को करीमुद्दीनपुर इलाके में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करना था। कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए, लेकिन इसकी मुख्तार गैंग को भनक लग गई। शाम को जब कृष्णानंद राय अपने गांव वापस लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया। कृष्णानंद राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई, तकरीबन 400 गोलियां चलाई। इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली। कृष्णानंद राय सिर पर चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद एक हमलावर ने चोटी तक काट ली। मुख्तार अंसारी जब पहली बार विधायक बना तो उसके बाद मुख्तार का दबंगई वाला अंदाज बढ़ता चला गया। मुख्तार जब भी बाहर से मऊ आता तो पहले ही अधिकारियों को जानकारी दे देता। मुख्तार का आदेश था कि जब तक वो मऊ में रहेगा तब तक 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। उस समय अगर मऊ में 24 घंटे लाइट आती थी तो लोग समझ जाते थे कि मुख्तार घर पर है। ये इसका रौला हुआ था। मुख्तार अंसारी के खौफ में उसके घर का भी बड़ा रोल है, क्योंकि जब मुख्तार की तूती बोलती थी तो मुख्तार अपने घर से सरकार चलाता था। मुख्तार का घर मोहम्मदाबाद इलाके में, जिसे फाटक कहते हैं। मुख्तार के घर फाटक में उस दौर में मुख्तार की कचहरी लगती थी। जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े, शादी का मामला, सारे केसेस फाटक में सुलझाए जाते थे। कहा जाता है कि जो एक बार फाटक चला गया उसे कचहरी या पुलिस के पास जाना ही नहीं पड़ता था। नेपाल तक से लोग मुख्तार के घर फाटक में अपना विवाद सुलझाने के लिए आते थे। ये भाई ने अपना रसूख बना रखा था। मुख्तार अंसारी को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। मुख्तार के काफिले में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां चलती थी। मुख्तार अंसारी की हर गाड़ी का नंबर 786 पर खत्म होता था, 786। मुख्तार के काफिले में BMW, ऑडी, फोर्ड, एंडेवर, पेजेरो, टाटा सफारी जैसी न जाने कितनी ही गाड़ियां थी। मुख्तार का जितना खौफ था उतना ही डर उसकी गाड़ियों का भी था। मऊ से लेकर लखनऊ तक 786 नंबर वाली कारों का काफिला देखकर लोग समझ जाते थे कि मुख्तार जा रहा है। डर के मारे लोग रास्ता छोड़ देते थे। कहा जाता था कि मुख्तार अपने ड्राइवर का सिलेक्शन भी अपने शार्प शूटर्स की तरह करता था। मुख्तार का ड्राइवर बनने के लिए गोली चलाना आना जरूरी होता था और ड्राइवर के पास हथियार भी हुआ करते थे। यह था उस मुख्तार का रसूख और रौला जो योगी राज में व्हीलचेयर पे आ गया था। पाठशाला में अब केजरीवाल का चैप्टर। केजरीवाल का उत्तराधिकारी तैयार है क्या? वो चेहरा कौन है? ईडी ने आज ऐसा क्या पूछा जिसका जवाब नहीं दे पाए केजरीवाल? अब इसका चैप्टर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पा रहा बॉस। अब इंडी गठबंधन केजरीवाल के लिए बैटिंग करने वाला है। संडे को इंडी गठबंधन की एक रैली होनी है जिसमें इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता आ सकते हैं। इस रैली में एक ऐसा चेहरा भी होगा जो कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी हो सकता है। एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन की रैली है तो दूसरी तरफ केजरीवाल के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुनीता केजरीवाल ने आज तीसरी बार देश की जनता के नाम वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया और सभी लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पर केजरीवाल के समर्थन में अपने मैसेज भेजें। सुनीता केजरीवाल ने यह बात भी कही कि वो ये सारे मैसेज अपने पति अरविंद केजरीवाल को जरूर दिखाएंगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ये तीसरा वीडियो संदेश था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तीनों बार जिस कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल ने अपना संदेश जारी किया, उसी कुर्सी और बैकग्राउंड के साथ अरविंद केजरीवाल भी जब जेल के बाहर थे तब अपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया करते थे। तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई। कुर्सी वही, पीछे दिख रही शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी वही।
इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनकी पत्नी मंच पर मौजूद रहेंगी और सुनीता केजरीवाल इंडी गठबंधन की रैली में भाषण भी देंगे। केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब तक जनता के नाम संदेश जारी करना हो या फिर रैली में भाषण, सारे पॉलिटिकल मैसेजिंग से एक ही बात पता चल रही है कि ना आतिशी, ना सौरभ भारद्वाज, ना राघव चड्ढा और ना आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता, बल्कि सुनीता केजरीवाल ही हैं जो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनी रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो वो ही अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी हों। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो उनके परिवार की सदस्य है और इसलिए भरोसेमंद भी। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही वो शख्स हैं जिनकी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से रोजाना उनसे मुलाकात होती है। इससे केजरीवाल को पार्टी या सरकार चलाने में जो भी इनपुट देना है वो लगातार बिना किसी रोक टोक के सुनीता केजरीवाल उन तक पहुंचा सकते। केजरीवाल के अरेस्ट पर रोज नए नए वीडियो डालकर और छिटपुट धरना प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी माहौल बना रही है, तो उधर कांग्रेस अपने टैक्स के मामले को लेकर माहौल बना रही है। टैक्स के मामले में हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद आज कांग्रेस नए आरोप लेकर सामने आ गई। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स ने उन्हें 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन पैरामीटर्स के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी से 4600 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला जाना चाहिए। अजय माकन ने यह भी आरोप लगाया कि जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर बीजेपी को छूट दी जा रही है। आगे अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस का 14 लाख का वायलेशन बताकर इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन बीजेपी को 42 करोड़ का चंदा देने वालों का ना कोई नाम है, ना कोई पता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस ने इनकम टैक्स के नए नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इनकम टैक्स के मामले में कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ रही है और एक लड़ाई उसे लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भी लड़नी पड़ रही। आज लंबी खींचतान के बाद बिहार में जैसे तैसे इंडी गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान होते ही कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई, क्योंकि बिहार में इंडी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव का ऑफिशियली पत्ता कट गया। इसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पप्पू यादव ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराकर दिखाएंगे। यानी वहां भी कांग्रेस के लिए मुसीबत कम नहीं हुई। अब देखना होगा कि क्या वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, क्या स्थिति बनती है।